प्यारे बच्चों, लक्ष्य साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, और जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। अब बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इमेज, यानी कि इमेज की फॉर्मेशन। तो इमेज की फॉर्मेशन देखिए बच्चों, प्लेन मिरर से भी होती है, कॉन्वेक्स से मिरर से भी होती है और कॉन्केव मिरर से भी होती है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग प्लेन मिरर की बात करते हैं। प्लेन मिरर का मतलब घर का शीशा। घर के शीशे में आप बच्चों क्या देखते हैं हम लोग कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के बराबर बनता है, मतलब जिस साइज की वस्तु है उसी साइज का इमेज बनता है। और क्या देखते हैं कि सीधा बनता है। ठीक, तो एक तो प्रतिबिंब की हमारी बात हो गई कि प्लेन मिरर में प्रतिबिंब कैसा बनता है। इसके बाद बच्चों हमारे पास आया कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का मतलब उत्तल दर्पण। तो बच्चों उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है बच्चों? देखिए, आपने देखा होगा साइड मिरर लगे होते हैं बाइक में, कार में, सीधा बनता है ना, और कैसा दिखता है? छोटा। बड़ी बड़ी कारें होती हैं, कैसी दिखती हैं? छोटी। इसका मतलब बच्चों जो उत्तल दर्पण है उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, देखिए सिर्फ हम प्रतिबिंब पर चर्चा कर रहे हैं, अभी हम इमेज फॉर्मेशन की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, केवल प्रतिबिंब पर चर्चा करें। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेंगे वो कैसे होंगे? यानी सीधे बनते हैं। ठीक, कार तुम्हें पीछे से आती उल्टी थोड़ी दिखती, सीधे बनते हैं और छोटा, यानी कि वस्तु से छोटा। यानी वस्तु अगर बड़ी है तो कैसा दिखेगा प्रतिबिंब? हमें छोटा दिखेगा। देखिए उत्तल दर्पण में हम लोग समझ गए कि सीधे बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। यानी कि ये इमेज की फॉर्मेशन हो गई किसके? भाई कॉन्वेक्स मिरर। तो बेटे अब लेकिन बच्चों कॉन्वेक्स मिरर की जो पोजीशन होती है रखे कहाँ जाते हैं भी समझ लो। एक बार कहाँ रखा जाता है? इन्फिनिटी पे। जब इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट होता है, वस्तु रखी होती है, तो हमारा जो इमेज की फॉर्मेशन होती है वो कहाँ होती है? बिहाइंड द मिरर एट द फोकस। यानी कि बिहाइंड द मिरर होता है और कहाँ पे होता है? फोकस पे बनता है जाके। और कैसा बनता है? छोटा बनता है। ठीक, और जब इन्फिनिटी यानी अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी वस्तु रख दो, दूसरी जो कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर की जो फॉर्मेशन है, तो कहाँ बनता है? यानी कि तब भी बिहाइंड द मिरर बनता है, लेकिन बनता कहाँ है? पोल और फोकस के बीच में बनता है, लेकिन स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। तो इसका मतलब उत्तल दर्पण से जो दो इमेज की हम लोगों ने फॉर्मेशन करी वो कैसी करी हम लोगों ने? वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। ये हम लोगों ने उत्तल दर्पण से समझ लिया। अब बच्चों तीसरा नंबर आया हमारा, वो आया अवतल दर्पण, यानी कि कॉन्केव मिरर। कॉन्वेक्स हो गया, कॉन्केव मिरर। देखिए बच्चों कॉन्केव मिरर में जो हम लोगों ने पढ़ी है वो फॉर्मेशन कितनी है? आप लोगों ने पढ़ी 6 फॉर्मेशन कौन कौन सी पढ़ी है? पहली, दूसरी, तीसरी। देखिए आपने जो फॉर्मेशन पढ़ी है, जो आपकी फॉर्मेशन होंगी वो आपकी को होगी, मान लो ये हो गया और ये आपका हो गया मिरर कॉन्केव। अभी एक बार तो बच्चों इन्फिनिटी पे होगी ये कहीं, दूसरी बार कहाँ है ये? सी पे। मान लो यहाँ वक्ता केंद्र है आपका, ठीक, और यहाँ पर आपका है फोकस और ये है पी। ठीक, ये लगभग ये आपका हो गया फोकस और ये हो गया पोल। अब बच्चों देखो इसकी जो हम लोगों ने कंडीशनें पढ़ी हैं वो कौन कौन सी हैं? पोजीशन इन्फिनिटी पे है तो कहाँ बनेगा? एट फोकस। और कैसा बनेगा? एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, यानी कि अत्यधिक छोटा। तो एक इन्फिनिटी की हो गई। अब बच्चों एक चीज़ याद रखो, देखो इसमें पहले कंडीशन कितनी है देखना। जैसे पहली इन्फिनिटी की, दूसरी क्या होता है? इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, यानी कि अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में आया। फिर वक्ता केंद्र पर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, वस्तु हमारी वक्ता केंद्र पर रखी जाएगी। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बिटवीन होगी वस्तु हमारी यानी ऑब्जेक्ट। फिर हमारा फोकस पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर हमारा फोकस और पोल के बीच में आ गया। यानी पहली कंडीशन इन्फिनिटी थी, दूसरी इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर की थी, तीसरी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो गई, चौथी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। फिफ्थ हमारी होगी एट फोकस, सिक्स हमारी होगी फोकस बिटवीन पोल एंड फोकस। देखिए यानी कि 6 पोजीशनों पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया। और अब इन 6 पोजीशनों पे देखो बच्चों एक चीज़ याद रखना, जो ये 5 पोजीशन है इसकी, ये फिफ्थ पोजीशन तक एक ही बात बोलनी है आपसे, जो पूछे हैं नेचर क्या है। तो नेचर सब 5 कंडीशन तक एक ही बात है,
वास्तविक उल्टा, क्योंकि देखो स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, स्क्रीन के जो फ्रंट में है, यानी कि स्क्रीन के जो फ्रंट में है, ये सब जितने भी बन रहे हैं ये सब रियल और इन्वर्टेड है, यानी वास्तविक उल्टे हैं। और फ्रंट में कहाँ तक बनते हैं? 5 पोजीशन तक। जब ऑब्जेक्ट जब एप पे रखते हैं तब तक सब फ्रंट में ही आते हैं। तो 2 तो चीज़ कॉमन हो गई। अगर कोई भी पूछे कि भाई इन्फिनिटी पे है तो क्या है? रियल इन्वर्टेड है, वास्तविक उल्टा है। और क्या है? एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड है, यानी कि अत्यधिक छोटा है, ठीक। और उसके बाद हम कहते हैं इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में है, फिर वही क्या? रियल इन्वर्टेड है, वास्तविक उल्टा होगा। और क्या है? और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। अब कहते हैं नहीं, तीसरी कंडीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आई। तो बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या होता है कि वस्तु के बराबर बन जाता है, ठीक, यानी कि जितनी वस्तु उतना ही है। अब देखिए तीसरी में क्या आ गई? वस्तु के बराबर, ठीक। और बाकी भाई यहाँ पर रखेंगे तो ये बिल्कुल इसी के बराबर बन जाए। बाकी वही चीज़ रियल यानी कि वास्तविक एंड इन्वर्टेड उल्टा। अब बच्चों यहाँ इसके बीच में आ गया। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके बराबर हो गई ना। अब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो अब लार्जर देन ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट से बड़ा चालू हो जाएगा, क्योंकि बराबर का काम खत्म हो गया सी तक। अब लार्जर देन ऑब्जेक्ट, या इसी को देते हैं मैग्नीफाइड, ठीक। अब अगर फोकस में रखेंगे तो एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड या मोर लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से फोकस तक आ गए। देखो बच्चों, अब फोकस तक हमें नेचर पता चल गया सबका, यानी कि नेचर तो सबका पता था कि फिर तक क्या नेचर था, रियली और इन्वर्टेड तो सही था, लेकिन जो शेप था, शेप ऑफ साइज ऑब्जेक्ट का, वो पता चल रहा था कि कैसा है, यानी वो जो हमें समझना था वो 5 तक हो गया। और छठे नंबर तो बच्चों अलग से बच्चे याद कर लेते हैं कि पोल और फोकस के बीच में होगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, बिहाइंड द मिरर। कहाँ बनेगा? बिहाइंड द मिरर बनेगा। और ये जो ऑब्जेक्ट है इससे बड़ा बनेगा, ठीक, यानी लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा और बिहाइंड द मिरर बनेगा। और यही एक कंडीशन है जहाँ पर इमेज वर्चुअल और इरेक्ट कहते हैं हम लोग, यानी आभासी और सीधा। बस बच्चों ये याद कर लेना है, इस चीज़ को माइंड में सेट कर लेना है। पूरी इमेज की फॉर्मेशन इससे हम लोग उसकी लेंस में भी बता देंगे। ये अगर माइंड में सेट हो जाती है तो फिर सब फॉर्मेशनें बन जाती हैं। तो इस तरह बच्चों हमने तुम्हें अब इनकी फॉर्मेशन जो इनके जो डायग्राम बनेंगे वो और लेंस वाले एक संग मिलके बना देंगे तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब बच्चों देखो ये आपके हो गया। अब देखो बच्चों हम लोग ने एक और चीज़ सीखी कि किस इन दर्पणों से एक वो जो प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे बनते हैं, इनके द्वारा कैसे प्रतिबिंब हमें प्राप्त होते हैं वो भी हमें पता चल गया। अब इसके बाद बच्चों हमें अब यहाँ से हमें देखना है कि सबसे पहले तो ये देखो बच्चों कि जैसे ये है आपका, ये आपका कौन सा है, यानी कि ये आपका है अवतल दर्पण, यानी इसको हम लोग कहते हैं कॉन्केव मिरर। अब कॉन्केव मिरर इसको क्यों कहते हैं बच्चों? देखो क्योंकि इसमें जो धसा तल है, ये जो भीतरी तल है, ये परावर्तक तल है, यानी कि भीतरी तल या धसा हुआ तल या दबा हुआ तल, ये परावर्तक तल है, ठीक। इसलिए इसे क्या कहते हैं? अवतल। और देखिए बच्चों ये है उत्तल। उत्तल माने ऊ से उभरा हुआ तल, यानी कि इसका उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है, ठीक। यानी इसका कौन सा तल परावर्तक तल होता है? उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं उत्तल दर्पण, ठीक बच्चों। अब देखिए बच्चों एक और चीज़, अगर इसको अंग्रेजी में देखो तो ये जो होता है बच्चों ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कवर्ड। देखिए हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इज कवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक, इज कवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक। और बच्चों क्या है? ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर। जबकि ये क्या है बच्चों? ए स्फेरिकल मिरर ये भी है, लेकिन इसमें क्या है? हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? देखिए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये बाहर की ओर है इधर, तो इसको हम कहेंगे हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ क्या है? अवे फ्रॉम द सेंटर। देखिए ये सेंटर है ना, ये इधर है, तो हम क्या कहेंगे? अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक, ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। ये बच्चों ये हो गई परिभाषा, इनकी थ्योरी हो गई। तो बच्चों ये भी आपको समझ में आ गया। जबकि ये जो समतल है इसमें क्या होता है? देखो बच्चों इसमें जो इसका तल कैसा होता है? प्लेन। इसका सरफेस का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो क्या होता है? प्लेन होता है, इसलिए इसे समतल दर्पण कहते हैं, ठीक बच्चों। और इसके दूसरे तरफ क्या होती है? ये कलई,
ठीक। ऐसे इसमें देखिए बच्चों क्या होता है, ये क्या है, कलई है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के दूसरी साइड में क्या है, ये कलई है, इसको रेड ऑक्साइड का लेप लगाते हैं, ठीक, विद, तो ये भी कह देते हैं इसको हम लोग। अब बच्चों अगला चीज़ देखो कि ये हमें इमेज देखनी थी, इमेज का जो है, इमेज किसे कहते हैं, यानी प्रतिबिंब क्या है बच्चों। देखो एक प्रतिबिंब की परिभाषा तो हम लोग ऐसी चली कि प्रतिबिंब एक कॉनकेव मिरर से भी बन रहा है, कॉन्वेक्स मिरर से भी बन रहा है, प्लेन मिरर से भी बना है। अभी हम लोगों ने सीखे प्रतिबिंब बनाने, इन प्रतिबिंब कैसे इन दर्पणों से हमें प्रतिबिंब जो है फॉर्मेशन हो रही थी प्रतिबिंब की। अब देखो बच्चों, तो हम क्या कहेंगे, चाहे ये मिरर हो, कॉनकेव हो, चाहे कॉन्वेक्स हो, चाहे प्लेन हो, हम क्या कहेंगे, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं, ठीक, दर्पण तो कोई भी हो सकता है इनमें से, समतल, ये प्लेन और कॉन्वेक्स और कॉनकेव में, तो जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो दर्पण में उसकी आकृति, दर्पण में उसकी आकृति क्या होती है, बन जाती है, और इस प्रकार बनी हुई आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये भी परिभाषा हम कह सकते हैं। अब देखो बच्चों, अब एक परिभाषा प्रतिबिंब की जो हम लोग मतलब अपनी थ्योरी में लिखते हैं, वो क्या कहते हैं, देखिए बच्चों, अब यहाँ पर ये हमारा जो इमेज फॉर्मेशन है, ये एक इमेज फॉर्मेशन केवल परिभाषा के लिए इसको बना दिया है, इमेज की फॉर्मेशन, ठीक, कि परिभाषा समझ में आए कि प्रतिबिंब कैसी, परिभाषा कैसे लिखी जाएगी, इसलिए इसको बनाया है। बाकी देखिए अब बच्चों क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, और ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, इधर इन्फिनिटी है और इधर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं। तो बच्चों यहाँ क्या है, ये ए और बी ऑब्जेक्ट है हमारा। अब यहाँ से हमारी देखो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रेज जाती है, यानी मुख्य अक्ष के जो समांतर जाती है वो फोकस से होकर आती है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वह अपने ही मार्ग में वापस लौटती है। इस तरीके से इस पॉइंट पर ये कटी और यहाँ पे ये इमेज प्राप्त हो गई, इस वस्तु की ये इमेज बन गई। अब देखो बच्चों, ये ऑब्जेक्ट की यहाँ इमेज बनी, तो अब हम लोग बच्चों क्या कहेंगे इसको, देखो यहाँ से इसकी थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, इसी चित्र से प्रतिबिंब की थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक। ये वस्तु है ना, तो जब किसी वस्तु ये वस्तु है ना, वस्तु के किसी बिंदु से, यानी कि वस्तु के किसी बिंदु से, ठीक, चलने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक, यानी वस्तु बिंदु से चलने वाली कहो या वस्तु के किसी बिंदु से कहो, तो वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें या वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें। अब देखिए बच्चों, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, तो परावर्तन के पश्चात कह सकते हैं। देखिए इसमें दोनों चीज़ें हमें बोलनी है, हमें यहाँ पे मिलती हैं और मिलती हुई प्रतीत होती, दोनों बोलनी है ना, यानी वास्तविक को भी हमें बोलना है, आभासी को भी हमें बोलना है। आभासी में मिलती हुई प्रतीत होती हैं और वास्तविक में वास्तव में मिलती हैं, तो दोनों बोलने के लिए हमने दोनों सरफेस ले लेंगे, दोनों ले लेंगे, यानी कि परावर्तन भी ले लेंगे, अपवर्तन भी ले लेंगे। तो हम यहाँ क्या बात करेंगे, वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, देखिए मिलती है के लिए हमने क्या बोल दिया, किसके लिए बोल दिया, मिलती हैं, वास्तविक के लिए, जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अब किसके लिए हमने बोल दिया, आभासी के लिए, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अब जहाँ ये देखिए, ये कौन सा है, ये आपका क्या है, दूसरा बिंदु है, तो इस दूसरे बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, या इस बिंदु को उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब बच्चों ये प्रतिबिंब की परिभाषा हो गई, ठीक बच्चों। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक कौन होता है, आभासी प्रतिबिंब, एक कौन होता है, एक होता है आपका आभासी वास्तविक। तो अब बच्चों क्या है, देखिए अब हम बात करते हैं, मान लो इसको अंग्रेजी में आप कहें इसी चीज़ को कि व्हाट इज इमेज, प्रतिबिंब क्या है। अब बच्चों देखो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इफ लाइट रेज कमिंग, देखिए बच्चों, इफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट, ये लाइट रेज कमिंग कर रही है ना, इफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट, ठीक, आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एन अदर पॉइंट, आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट, देखो मीट लेंगे ना, मीट एट अदर पॉइंट, ठीक, और अपीयर, उसकी बात कर ली ना हम लोगों ने, किसकी, वर्चुअल की, और अपीयर माने मिलती हुई वाला, अपीयर टू मीट एन अदर पॉइंट, ठीक, अपीयर टू मीट एन अदर पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट, अब देखिए वो सेकेंड पॉइंट है, द सेकेंड पॉइंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ फर्स्ट पॉइंट, द सेकेंड पॉइंट
इच कार्ड द इमेज ऑफ फर्स्ट वर्ड, बिल्कुल वही परिभाषा हो गई। और ये हो गया तुम्हारा, और देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज, ठीक। एक कौन से हो गए आपके रियल इमेज यानी कि वास्तविक, एक कौन से हो गए आपके वर्चुअल इमेज यानी कि आभासी। अब बच्चों देखो जो रियल इमेज होते हैं, फिर वही परिभाषा देखना, किसी वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, अब देखिए हमने किसकी बात कर दी, वास्तविक बिंदु की बात कर रहे हैं, तो किसी वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन, देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, परावर्तक तल है ना, परावर्तन के पश्चात, ठीक, जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक, सॉरी वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो क्योंकि हम वास्तविक की परिभाषा बोले, वास्तव में मिलती है ना, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है वास्तविक प्रतिबिंब, तो वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक। और दूसरी अगर आ जाओ, फिर आभासी के लिए आ जाओ, यानी कि आपका वर्चुअल इमेज, तो वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर, यानी कि अब ये वास्तव में नहीं मिलती, दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती। अब देखिए हम वर्चुअल की बात कर रहे हैं, आप ऐसे की, तो दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती, मिलती तो नहीं है पर दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। कैसी होती हैं, किसी वो दूसरे बिंदु से आती ही प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु को उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब बच्चों देखो, अगर इसी को हम लोग रियल इमेज यानी कि इंग्लिश में इस थ्योरी को बोले, तो रियल इमेज फिर वही चीज़ बच्चों जो पहले बोली थी, इफ द लाइट रेस कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट, देखिए लाइट रेस आ रही हैं ये कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से आ रही है, वही शुरू की परिभाषा, इफ द लाइट रेस कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट। अब फिर वही देखिए, एक्चुअली मीट आफ्टर, देखिए मीट कर रही है, एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि हम किसकी परिभाषा बोल रहे हैं, रियल इमेज, रियल यानी कि वास्तविक की, तो हमने क्या किया, एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या कर रही है, एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, देन द इमेज इज फॉर्म्ड रियल इमेज, देन द रियल इज फॉर्म्ड रियल इमेज। और बच्चों जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसके आगे हम और भी कह सकते हैं, दिस इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, ठीक, दिस इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, जो रियल इमेज है उनको स्क्रीन पे हम प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि वास्तविक उनको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अब बच्चों अब हम लोग आ जाए किसमें, वर्चुअल इमेज, फिर वही परिभाषा जो ऊपर लिखी है, इफ द लाइट रेस कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट, देखो आ रही है, इफ द लाइट रेस ये आ रही है एक पॉइंट से, इफ द लाइट रेस कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट, फिर वही चीज़ बच्चों, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आप किसकी परिभाषा बोल रहे हैं, अब परिभाषा बोल रहे हैं हम लोग वर्चुअल इमेज की, यानी कि आभासी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन डज नॉट मीट, यानी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, देखिए बच्चों, आफ्टर रिफ्लेक्शन डज नॉट मीट, एक्चुअली मीट, अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट, एक्चुअली मीट यानी कि एक्चुअली मीट बट अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट। देखो कह रहा आफ्टर रिफ्लेक्शन डज नॉट, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद वो नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर क्या रहेगा, डज नॉट एक्चुअली मीट, नहीं मिलती हैं, बट लेकिन प्रतीत होती हैं, फिर वही बात आई ना, अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट, ठीक, प्रतीत होती हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट हो, पोल फोकस के बीच में, तो हम यहाँ इमेज बनाएंगे, यहाँ डॉटेड ले जाएंगे, पीछे कैसे ले जाएंगे, डॉटेड ले जाएंगे, लेकिन मिलती हुई प्रतीत दिखाएंगे। तो यहाँ इन्होंने क्या कहा, बैकवर्ड देन द इमेज फॉर्म इज कार्ड, ठीक। अब देखिए अपीयर टू मीट पॉइंट व्हेन प्रोड्यूस्ड, अब देखो प्रोड्यूस्ड कहाँ करते हैं, बैकवर्ड, कहाँ करते हैं, व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड देन द इमेज इज फॉर्म्ड इज कार्ड वर्चुअल इमेज, ठीक, जो बैकवर्ड प्रोड्यूस करके इमेज फॉर्म हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। और बच्चों ये जो इस इमेज है, सच इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन ए स्क्रीन, ये जो इमेज है ये पर्दे पर नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी इनको हम क्या करते हैं, इट्स फोटो में भी ऑब्टेन्ड, इनकी हम फोटो ले सकते हैं। इस तरह बच्चों हम लोगों ने इसमें जो है, अब हमें इसके यूजेज और जानने चाहिए कि समतल दर्पण का यूज कहाँ होता है, अवतल दर्पण का यूज कहाँ होता है, उत्तल दर्पण का यूज कहाँ होता है। तो बच्चों देखो, समतल दर्पण तो हम लोगों को घर के शीशा है तो घर में ही प्रयोग करते हैं, और इसका पेरिस्कोप में प्रयोग होता है। पेरिस्कोप मतलब जो पनडुब्बी होती है, जब वो
समुद्र में अंदर जाती है तो ऊपर एक स्कोप टाइप का वो बना होता है, उसमें लेंस पर समतल दर्पण ही लगाया जाता है, फिर उसके फिर इधर लाते हैं, फिर इधर एक समतल दर्पण लगाते हैं, तो जब प्रकाश उस पर पड़ता है फिर इस समतल दर्पण पड़ता है, ऐसे करके उसका प्रतिबिंब वो लोग बाहर जो भी वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब देखते हैं। तो पेरिस्कोप में होता है उसका प्रयोग, और घर में होता है, एक तो घर ही में होता है। वस्तुओं को हम लोग अपने चेहरा देखने के लिए प्रयोग करते हैं। और बच्चों जो ये आपका उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण का तो प्रयोग बच्चों उसमें कार के साइड मिरर में ही करते हैं, देखते हैं हम लोग पीछे की वस्तुओं को, ठीक, क्योंकि इसका जो दृश्य क्षेत्र होता है वो बहुत फैलाव जो होता है इसका बहुत दूर तक होता है। तो ये पीछे कार के जो साइड मिरर होता है उसमें करते हैं। और बच्चों जो स्ट्रीट लैंप लगी होती हैं गली में मोहल्ले में जो ऊपर लगी होती उसमें इसका उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक बच्चों। तो और ये टेबल लैंप जो होता है इनमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि इसका दृश्य क्षेत्र क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा होता है, फैलाव टाइप का होता है, यानी कि उत्तल दर्पण में क्या हो जाता है, फैलाव टाइप होता है। जबकि बच्चों देखो जो कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर होता है यानी अवतल दर्पण होता है बच्चों, उसमें क्या होता है देखिए बच्चों, जितने भी आप इमेज बना रहे हैं वो एक जगह फोकस कर देता है, यानी कि वो जो लाइट रेसों को है वो एक जगह आगे फोकस करता है। इसका मतलब टार्च में क्या होता है, एक जगह फोकस हो जाता है। इसका मतलब टार्च में किसका यूज करते हैं हम लोग, अवतल दर्पण का, यानी कि कॉन्केव मिरर का। और बच्चों कहाँ यूज करते हैं हम लोग, जैसे कि ये कार की हेडलाइट है, ये तुम्हारी बाइक मोटरसाइकिल है इनकी हेडलाइट है, ये क्या करते हैं कि पूरे जो लाइट है उसको एक जगह फोकस करते हैं ताकि हमें बड़े आसानी से किसी चीज़ का प्रतिबिंब दिखे, ठीक। तो ये हो जाता है, इसमें उपयोग करते हैं। और बच्चों जो साइज को ये बड़ा भी करता है ना, बड़ा करके भी देखने में आता है, तो नाक कान गले के डॉक्टर भी इसका प्रयोग करते हैं। और बच्चों दाढ़ी बनाने में भी हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और बच्चों जो सोलर कुकर है, यानी कि जब हम सूर्य के उसकी लेते हैं लाइट रेस से लेते हैं, प्रकाश की किरणें पड़ती हैं जब अवतल दर्पण पे, तो वो उनको क्या करता है, एक जगह फोकस करके हीट एनर्जी में चेंज कर देता है, ऊष्मा में, ठीक। तो सोलर कुकर में भी इसका रोल है और सोलर भट्टी में भी इसका रोल है अवतल दर्पण का बच्चों। इस तरह अवतल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण हो गया, समतल दर्पण हो गया। अब अगला जो हम लोगों का टॉपिक होगा बच्चों, और देखिए बच्चों जो स्पून है आपका, चम्मच है, वो में दोनों दर्पण आपको दिखते हैं। जो धंसा हुआ जिससे हम लोग खाते हैं खीर, जिसमें धंसा हुआ तल होता है, वो अवतल दर्पण का व्यवहार करता है, अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है। और जो उभरा हुआ तल उसका होता है उसी चम्मच का, वो उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। और बच्चों अब जब आगे नेक्स्ट होगा तो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन, ठीक बच्चों। और बच्चों देखिए हमारा जो है ये फिर वही एक लास्ट में आपसे कह रहे हैं कि वी एम फॉर द स्टार्स, वी एम फॉर द स्टार्स, वी विल रीच द स्काई, और माई चैनल नेम इज अचीव द स्काई। अब इसको सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि हम अधिक से अधिक लोग वीडियो को देख सकें।